प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियाँ वास्तव में कहाँ से शुरू हुई है, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियाँ आत्मप्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कहानियाँ हमेशा दिल को छूती है और भावनाएं पैदा करती है। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताज़ा हो जाती है। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है प्रेरणादायक कहानियाँ। बच्चों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उन्हें नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका देती है और उनके चरित्र निर्माण के लिए एक अच्छा स्रोत है। वयस्कों के लिए ये कहानियाँ आध्यात्मिक गतिविधियों का एक विकल्प है और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग न लेने के कारण उनके जीवन की शून्यता को भर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ अक्सर काम करती है। प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे चरित्र के निर्माण और हमें आज हम क्या है बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ अनुभव प्राप्त करने और जीवन में रहस्यों को सीखने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यहाँ जो प्रेरक कहानियाँ का संग्रह है वो आपके दिल को आशा और आशावाद से भर देंगी। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद है वो मिलकर ही काम करते होंगे। उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीबी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सुझाव वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीबी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील है, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ, छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी के एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा। व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया,
बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह, आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल, तुम तो कपड़ों के बोए से लदे धोबी के गधे लगते हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3 गधों का बोए उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई है। जब ये किसी चोर के पास होती है तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती है। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियाँ लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही गहने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सकारात्मक तरीका है कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर पढ़ें। प्रेरणादायक कहानियाँ गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है।
प्रेरणादायक कहानियाँ हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियाँ वास्तव में कहाँ से शुरू हुई है, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियाँ आत्मप्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कहानियाँ हमेशा दिल को छूती है और भावनाएं पैदा करती है। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी, प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताज़ा हो जाती है। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है प्रेरणादायक कहानियाँ। बच्चों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उन्हें नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका देती है और उनके चरित्र निर्माण के लिए एक अच्छा स्रोत है। वयस्कों के लिए ये कहानियाँ आध्यात्मिक गतिविधियों का एक विकल्प है और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग न लेने के कारण उनके जीवन की शून्यता को भर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ अक्सर काम करती है। प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे चरित्र के निर्माण और हमें आज हम क्या है बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ अनुभव प्राप्त करने और जीवन में रहस्यों को सीखने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यहाँ जो प्रेरक कहानियाँ का संग्रह है वो आपके दिल को आशा और आशावाद से भर देंगी। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद है वो मिलकर ही काम करते होंगे। उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीबी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात रहे। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीबी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील है, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ, छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? अभी बोला मार कर देंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो।
जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गए। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था। उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहाँ क्यों भीड़ लगी है वह वहाँ गया तो देखा उसकी माँ वहाँ मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आँख में सरिया धंस गई थी और तू अंधा हो गया था तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़ कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को खुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहाँ गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा। इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मार कर देंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो। घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। आज व्यक्ति की जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हंसने मुस्कराने की बात तो वह भूल ही चुका है।
टीवी आदि के ऊबा देने वाले कार्यक्रमों के प्रति भी वह उदासीन हो चुका है और चाहता है कि कुछ नया मनोरंजन मिले जो लीक से हटकर हो। अपने ऐसे ही उदासीन पाठकों के लिए हम यहाँ अकबर बीरबल की कहानी का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि का एक एक किस्सा आपको कई दिनों तक गुदगुदाता रहेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बच्चों की बाल कहानियां भी पढ़ सकते हैं। कि एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा। व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल तुम तो कपड़ों के बोए से लदे धोबी के गधे लगते हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3-3 गधों का बोए उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई है। जब ये किसी चोर के पास होती है तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती है। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना।
अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियाँ लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए है। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सकारात्मक तरीका है कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर पढ़ें। प्रेरणादायक कहानियाँ गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है। प्रेरणादायक कहानियाँ हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियाँ वास्तव में कहाँ से शुरू हुई है, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियाँ आत्मप्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कहानियाँ हमेशा दिल को छूती है और भावनाएं पैदा करती है। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी, प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताज़ा हो जाती है। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है प्रेरणादायक कहानियाँ। बच्चों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उन्हें नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका देती है और उनके चरित्र निर्माण के लिए एक अच्छा स्रोत है। वयस्कों के लिए ये कहानियाँ आध्यात्मिक गतिविधियों का एक विकल्प है और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग न लेने के कारण उनके जीवन की शून्यता को भर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ अक्सर काम करती है। प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे चरित्र के निर्माण और हमें आज हम क्या है बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ अनुभव प्राप्त करने और जीवन में रहस्यों को सीखने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यहाँ जो प्रेरक कहानियाँ का संग्रह है वो आपके दिल को आशा और आशावाद से भर देंगी। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद है वो मिलकर ही काम करते होंगे। उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीबी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सुझाव वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीबी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील है, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ, छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया।
हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा, हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो। अभी मार कर देंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो। घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं, और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा, इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था। उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहाँ क्यों भीड़ लगी है वह वहाँ गया तो देखा उसकी माँ वहाँ मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आँख में सरिया धंस गई थी और तू अंधा हो गया था तो मैंने तुम्हें अपनी आँखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहाँ गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है
कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी बुलाते मार कर देंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो। घर जाओ, तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं, और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बैद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि किसका अफसर। एक बार वजीर अबिल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबिल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए जिसमें मैं भी शामिल हूं तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर, बीरबल और एक व्यापारी की कहा। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया, सच सच बताओ नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनाह, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल
चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है, क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। वेविराश 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 वेविराश। प्रश्न यह थे: 1. भगवान कहाँ रहता है? 2. वह कैसे मिलता है? और 3. वह करता क्या है? बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहांपनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है, पूछे हैं। मुझे उनके उत्तर सुअ नहीं रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना, मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पुत्र की हठ के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहांपनार, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहता है? बीरबल के पुत्र ने 1 गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहांपनार, दूध कैसा है? अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा, परंतु बादशाह सलामत, या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही? बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। जी हाँ जहांपनार, भगवान भी इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, बता, भगवान मिलता कैसे है? बालक ने कहा, जहांपनार, थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनार, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है, पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। बालक ने कहा, जहांपनाह, मंथन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहांपनार, गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अपर बॉय, क्या हुआ था? मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहांपनार, भगवान यही तो करता है, पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को सम्राट बनाकर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। दिलाया और कुछ दिन बाद आने को कहा। इसी दौरान बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए थे? उसने कहा, नहीं श्रीमान, उसके पास इसका क्या सबूत है? बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उसके दोस्त को बुलाया। उसने दोनों को घी का 1-1 कनस्तर देकर कहा, कृपया मेरे लिए इस घी को बेच आओ। वे दोनों कनस्तर लेकर चले गए। व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए
उसके टिन में सोने का एक सिक्का डाल दिया था। घी बेचने के बाद वे दोनों माल के पैसे देने बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोस्त से पूछा, तुम्हें टिन में से सिक्का मिला? उसने तुरंत कहा, मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला, पर सैनिक भेजकर उसका बेटा बिलवा लिया। बीरबल ने बच्चे से बात की तो उसे मासूम और सच्चा पाया। बातों ही बातों में बच्चे ने यह भी बता दिया कि उसके पिता को कनस्तर में से सोने का सिक्का मिला था। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास खड़े देखा तो बोला, पिताजी, आपने चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे वे लौटा दिए। अब उसका पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगने लगा। बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस कर दे। इसके साथ उसने बच्चे को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए इनाम भी दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीरबल के इंसाफ और अक्लमंदी की प्रशंसा की। किसका अफसर? एक बार वजीर अबिल फजल ने अकबर बादशाह के सामने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर बादशाह ने सुअर और कुत्तों का अफसर नियुक्त किया है। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और वजीर अबिल फजल ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। किसकी दाढ़ी की आग? बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। अकबर, बीरबल और एक व्यापारी की कहा। एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया? सच सच बताओ, नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहांपनाह, मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में कंगाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा? बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सच सच बताओ, नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा, क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करो। बादशाह का गरूर काफूर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है, क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। वेविराश 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 वेविराश। प्रश्न यह थे, 1. भगवान कहाँ रहता है? 2.
वह कैसे मिलता है? और 3. वह करता क्या है? बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहाँपनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुंचे तो वह बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न। भगवान कहाँ रहता है? पहली मुलाकात। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहाँपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहाँपनाह, आप जानते हैं, बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। मूर्खों की सूची। एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा।
व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। गहनों की चोरी। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़िया देता हूँ, लेकिन ये छड़िया जादुई है। जब ये किसी चोर के पास होती है तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती है। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। यह भी परे उम्मीद। गृहलक्ष्मी कहानियाँ। हकीम की बीरबल से पुरानी दुश्मनी थी। उसने बीरबल को परेशानी में डालने के लिए ही ऐसा कहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, मुझे बैल का दूध चाहिए, जाओ किसी भी कीमत पर लाओ। बीरबल घर पहुंचा। उसकी बेटी ने देखा कि पिता काफी परेशान लग रहे थे। कई बार पूछने पर बीरबल ने पुत्री को अपनी परेशानी की वजह बता दी। तरह बहुत सयानी थी। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोच ली। बीरबल ने बेटी को आधी रात में शाही तालाब पर कपड़े धोने भेज दिया। वह वहां गई और कपड़े धोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर अकबर की नींद टूट गई। उसने सैनिक भेजकर लड़की को बुलवा लिया। उसने पूछा, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने आज एक शिशु को जन्म दिया है। वे बिस्तर पर है। मुझे दिन में काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इस समय कपड़े धो रही हूँ। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लड़की से कहा, बिटिया, पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं करते। लड़की झंझ से बोली, अगर पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो एक बैल दूध कैसे दे सकता है? बादशाह अकबर समझ गए कि हकीम ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ही यह चाल चली थी। उन्हें अपने ऊपर भी शर्म आई कि वे किस तरह हकीम की बातों में आकर उल्लू बन गए। हकीम को अपने इस बर्ताव के लिए सजा दी गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। यह भी परे संबंधों के समीकरण। गृहलक्ष्मी कहानियाँ। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। प्रतिक्रियाओं के साथ ही आप अपनी कहानियां भी हमें ईमेल कर सकते हैं। डायमंड पॉकेट बुक्स की अन्य रोचक कहानियों और प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं को खरीदने के लिए इस लिंक पर बादशाह ने ब्राह्मण को हुक्म सुनाया। अगर उसे परिवार के लिए पैसा चाहिए तो कपड़ों के बिना सारी रात तालाब के बर्फीले पानी में खड़ा रहना होगा। ब्राह्मण सारी रात तालाब के ठंडे जल में सर्दी से ठिठुरता खड़ा रहा। अगले दिन वह अपना इनाम लेने आया। बादशाह ने पूछ, पहले बताओ, सारी रात इतने बर्फीले पानी में कैसे खड़े रहे? भोले ब्राह्मण ने कहा, मैं आपके महल में जलते दिए को देखता रहा। बादशाह ने इनाम देने से इनकार करते हुए कहा,
तुम दिए की रोशनी से गर्माहट लेते रहे, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। अगले दिन वह दरबार नहीं गया तो बादशाह स्वयं उसके घर जा पहुंचे। अकबर ने देखा कि बीरबल ने जलती आग से करीब 1 मीटर की दूरी पर खिचड़ी पकाने के लिए हांडी टांग रखी थी। राजा ने पूछा, 1 मीटर की दूरी से हांडी की खिचड़ी कैसे पकेगी? इसे सेंक कैसे मिलेगा? बीरबल, तुम ठीक तो हो? बीरबल